यह है 1947 का भारत जो आज कुछ ऐसा दिखता है। So how did we go from this to this? तो कहानी की शुरुआत होती है यहां से। यह छोटू सा ब्रिटेन इतने बड़े अनडिवाइडेड इंडिया पर राज करता था। आज के समय में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो भी पहले इंडिया का ही हिस्सा था। ब्रिटिशर्स भारत आए तो थे ट्रेड करने, लेकिन धीरे धीरे साम्राज्यवाद पर उतर आए। उनका अत्याचार हम भारतीयों पर बढ़ता ही जा रहा था। फिर 1857 से लेकर 1946-47 तक कई विद्रोह हुए। अलग अलग क्रांतिकारियों को देखकर अंग्रेज थोड़ा बहुत तो डरे थे ही, साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन की अब पहले जैसी हालत रही नहीं थी कि वह अपने कॉलोनीज को मेंटेन कर सके। सो दे फाइनली डिसाइडेड टू लीव इंडिया। And now the Second World War exploded across the earth. The whole world was embroiled in the titanic struggle between the forces of democracy and fascism. 20 फरवरी 1947 को यूके के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने अनाउंस किया कि 30 जून 1948 तक भारत को आजादी मिल जाएगी। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि उससे पहले ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने तो भारत को आजाद करने का फैसला ले लिया, लेकिन तब तक एक अलग पाकिस्तान देश बनाने की बात भी जोरों शोरों से हो रही थी। फिर 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वाइसरॉय बने और 3 जून 1947 को उन्होंने ब्रिटिश इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन करने की बात अनाउंस की। और बंटवारे का सिंपल सा क्राइटेरिया था कि जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा और जहां अधिकतर हिंदू एंड अदर रिलीजन्स के लोग रहते हैं वो इंडिया का पार्ट बनेगा। पंजाब और बंगाल ऐसे दो प्रोविंसेस थे जहां किसी की खास मेजोरिटी नहीं थी, तो इन दोनों को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड करना था। और न्यू इंडिया और पाकिस्तान की सीमा रेखा यानी बाउंड्रीज को डिमार्केट करने के लिए सिरिल रेडक्लिफ 8 जुलाई को भारत आए। वे पहली बार भारत आए थे। उन्हें इंडिया के कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था और उनके पास सिर्फ 5 सप्ताह ही थे। और इतनी जल्दबाजी में जो पार्टीशन हुआ उससे पंजाब और बंगाल में काफी वायलेंस हुआ। अब आपको और एक बात जाननी जरूरी है कि भारत को फ्रीडम देने के लिए यूके में एक अधिनियम लाया गया, क्योंकि उस टाइम यह ब्रिटिश इंडिया था जो ब्रिटेन के अंडर गवर्न किया जाता था। 18 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रॉयल असेंट मिला, यानी सहमति मिला, यानी कहें कि उसमें साइन हो गया। अब इस एक्ट में क्या क्या लिखा था? पहला तो यह कि 15 अगस्त 1947 से यह एक्ट लागू होगा। ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो भी प्रोविंसेस हैं वो इंडिया और पाकिस्तान दो नए डोमिनियंस में डिवाइड किए जाएंगे और जो रियासतें हैं यानी प्रिंसली स्टेट्स जहां लोकल राजा महाराजा रूल करते थे वहां से ब्रिटिश सुजेरेनिटी खत्म हो जाएगी। यहां पर दो वर्ड्स आए, एक डोमिनियन और दूसरा सुजेरेनिटी। वर्तमान में इंडिया एक सोवेरेन नेशन है यानी संप्रभु राष्ट्र। हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन पहले इंडिया ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी, उपनिवेश, यानी वे हमें कंट्रोल करते थे। पर 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक डोमिनियन बनी। डोमिनियन भी लगभग फ्री नेशन जैसा ही होता है, बस नाम के लिए जो हेड ऑफ स्टेट है वो किसी और सोवेरेन कंट्री का हेड ऑफ स्टेट होता है। और भारत संविधान लागू होने के बाद एक डोमिनियन से सोवेरेन स्टेट बनी। और सुजेरेनिटी का मतलब है आधिपत्य। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे जो राजा महाराजाओं द्वारा रूल किए जाते थे, ब्रिटिशर्स उनके इंटरनल अफेयर्स में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। वे बस उनका डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स को ही कंट्रोल करते थे। वो भी अब खत्म हो रहा था, तो प्रिंसली स्टेट्स को यह ऑप्शन दिया गया, या तो आप इंडिया या पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाओ या फिर इंडिपेंडेंट रहो। और इन रियासतों को जोड़ना काफी मुश्किल काम था,
क्योंकि छोटे छोटे लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। खैर 14 अगस्त 1947 के मिडनाइट यानी आधी रात को पाकिस्तान को एक नया देश घोषित कर दिया गया। फिर 12 बजने के कुछ मिनट बाद इंडिया भी इंडिपेंडेंट नेशन बन गई। And at the dawn of August the 15th, the nation celebrates her freedom. At New Delhi, vast crowds foregather in front of the Parliament buildings. इस तरह 15 अगस्त 1947 की सुबह हुई ब्रिटिश शासन से मुक्त आजाद भारत में। अब रेडक्लिफ ने पंजाब और बंगाल का जल्दबाजी में जो बंटवारा किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उससे काफी वायलेंस हुआ, लोगों का विस्थापन हुआ, इधर के लोग उधर चले गए, उधर के लोग इधर आ गए, किसी का घर इधर रह गया, किसी का खेत उधर रह गया, मारपीट और खून खराबा भी काफी हुआ। इसी वायलेंस के चलते इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री आजादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को पब्लिश किया गया। इसे रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है और इसके तहत पंजाब को 2 भागों में बांटा गया। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान की तरफ चला गया और ईस्ट पंजाब इंडिया की तरफ। इसी तरह वेस्ट बंगाल इंडिया की तरफ और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान, जो बाद में 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। इंडिपेंडेंस के बाद भारत को ब्रिटिश इंडिया का वो क्षेत्र तो मिल गया था जो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे, लेकिन अब सवाल था कि 565 प्रिंसली स्टेट्स को कैसे मनाया जाए। इसके लिए इंडिया में जून में ही स्टेट्स डिपार्टमेंट का गठन हुआ था, जिसके की मेंबर्स थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। और प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया ज्वाइन कराने में इन दोनों का काफी बड़ा योगदान है। अब यहां पर कहानी थोड़ी रोचक हो जाती है। 565 प्रिंसली स्टेट्स में से लगभग 13 तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लिए। अब भारत के साइड बचे 552 और उनमें से 549 इंडिया ज्वाइन कर लिए थे। बस 3 रियासतें थी जो समस्या खड़ा कर रही थी, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि इन तीनों को भारत में कैसे शामिल किया गया, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर। वहां के महाराजा हरि सिंह हिंदू थे और मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम। तो पाकिस्तान ने सोचा कि ये तो हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन राजा हरि सिंह ने किसी को भी ज्वाइन न करते हुए इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रहने का फैसला किया। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के कुछ इन्वेडर्स बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर घुस गए। अब राजा हरि सिंह ने भारत से मिलिट्री सहायता मांगी, तो भारत ने भी कह दिया कि भाई हम आपको क्यों बचाएं, आप भारत का हिस्सा तो हो ही नहीं। तब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र का शर्त रखा गया कि अगर आप भारत में विलय करते हैं, अगर आप भारत का पार्ट बनते हैं, तभी हम आपको मिलिट्री सहायता देंगे, तभी हम इन्वेडर से लड़ेंगे। तब जाकर राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन किया और जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। जम्मू एंड कश्मीर को भारत में शामिल करने के संबंध में राजा हरि सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था तो कुछ कंडीशंस भी रखे थे और उसी के चलते भारत के संविधान में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला था, जिसे अभी हाल फिलहाल ही डिसॉल्व किया जा चुका है। अब बात करते हैं जूनागढ़ की। यहां पर मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी और रूलर मुस्लिम। लोग इंडिया का हिस्सा बनना चाहते थे और जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे। आप देख सकते हैं यह है जूनागढ़। पाकिस्तान के साथ इसका कोई बॉर्डर बनता भी नहीं है, फिर भी नवाब को लगता था कि वे सी बॉर्डर मेंटेन करेंगे और बकायदा उन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन भी कर लिया था। बाद में इसे लोगों की तरफ से विद्रोह हो गया और नवाब पाकिस्तान चले गए। फिर वहां के दीवान के कहने पर इंडिया ने 9 नवंबर को जूनागढ़ को ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद 20 फरवरी 1948 को एक रेफरेंडम कंडक्ट किया गया। रेफरेंडम को प्लेबिसाइट भी कहते हैं, यानी जनमत संग्रह। इसमें लोगों से पूछा जाता है कि वो क्या चाहते हैं। रेफरेंडम में अधिकतम लोगों ने इंडिया ज्वाइन करने के पक्ष में वोट किया और फिर जूनागढ़ भी इंडिया में ऑफिशियली एक्सीड हो गया। अब आता है हैदराबाद। यह आज का हैदराबाद नहीं है। हैदराबाद प्रिंसली स्टेट आज के समय के तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में डिवाइडेड है।
हैदराबाद के निजाम ने भी इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। बाद में 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को हर तरफ से घेर लिया। 5 दिनों की लड़ाई के बाद 17 सितंबर 1948 को निजाम की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। फिर निजाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया और इस तरह हैदराबाद भी इंडिया का हिस्सा बन गया। इसी तरह 1947 से 1950 के बीच अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स भारत का पार्ट बनते गए। छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को आसपास के बड़े स्टेट्स के साथ मर्ज किया गया, कई को मिलाकर नए स्टेट्स बने और कुछ को पहले जैसा ही रखा गया। जैसे 15 फरवरी 1948 को बड़ौदा, वेस्टर्न इंडिया और गुजरात स्टेट्स एजेंसी के लगभग 200 छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक स्टेट सौराष्ट्र बनाया गया, जिसका ओरिजिनल नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ काठियावाड़ रखा गया था। इसी तरह 15 अप्रैल 1948 को लगभग 28 छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर हिमाचल प्रदेश प्रोविंस बनाया गया। उसके बाद 15 जुलाई को पंजाब रीजन के 8 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन बनाया गया। इस तरह के जितने भी फॉर्मर स्टेट्स बनाए गए उसे भारत का संविधान लागू होने के बाद बताया गया। हाँ, अब बात करते हैं संविधान की। तो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन 1946 में ही हो गया था। इसमें कई महत्वपूर्ण लोग थे। उनमें से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को तो आप में से सभी लोग जानते ही होंगे। भारत का संविधान बनाने में उनका काफी बड़ा योगदान है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का काम पूरा हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। इसके पीछे एक अलग कहानी है कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने के लिए क्यों चुना गया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और अब इंडिया एक डोमिनियन से एक संप्रभु यानी सोवेरेन रिपब्लिक यानी गणतंत्र बन गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स एंड टेरिटरीज को 4 भागों में क्लासिफाई किया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। इसे हम 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। पार्ट ए में उन राज्यों को रखा गया जो ब्रिटिश इंडिया में गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर्ड प्रोविंसेस थे और अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन एक इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर और राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया गया गवर्नर के द्वारा किया जाना था। इसमें 9 स्टेट्स थे। असम जो पहले असम प्रोविंस था, बिहार जो पहले बिहार प्रोविंस था, बॉम्बे जो पहले बॉम्बे प्रोविंस था, मध्य प्रदेश जो पहले सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार नाम से जाना जाता था, मद्रास, ओडिशा दोनों इसी नाम से प्रोविंस थे, पंजाब जो पार्टीशन के समय ईस्ट पंजाब बन गया था, उत्तर प्रदेश जो पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस था और वेस्ट बंगाल जो पहले बंगाल था लेकिन पार्टीशन के समय बंगाल का वेस्टर्न पार्ट भारत में रहा और ईस्टर्न पार्ट पाकिस्तान चला गया जो वर्तमान में बांग्लादेश है। उसके बाद पार्ट बी में वैसे स्टेट्स थे जो पहले प्रिंसली स्टेट्स या अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स के यूनियन थे और अब इनका गवर्नेंस एक इलेक्टेड लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया गया एक राज प्रमुख द्वारा होना था और राज प्रमुख यूजुअली प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजा को ही बनाया जाता था जो अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट के रूलर थे। पार्ट बी में 8 स्टेट्स थे। हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर इनको सेम रखा गया। मध्य भारत जो ब्रिटिश शासन के समय सेंट्रल इंडिया एजेंसी के अंतर्गत आता था। फिर मैसूर जो पहले भी मैसूर ही था। उसके बाद पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन जो 8 अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर बनाया गया था। फिर राजस्थान जो पहले राजपूताना एजेंसी में आता था। उसके बाद सौराष्ट्र जो बड़ौदा, वेस्टर्न इंडिया और गुजरात स्टेट्स एजेंसी को मिलाकर बनाया गया था। एंड त्रावणकोर कोचीन जो पहले त्रावणकोर प्रिंसली स्टेट और कोचीन प्रिंसली स्टेट था। उसके बाद पार्ट सी में वैसे स्टेट्स थे जो ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर्स द्वारा एडमिनिस्टर्ड प्रोविंसेस और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे और अब इनका गवर्नेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया गया एक चीफ कमिश्नर द्वारा होना था। इसमें 10 स्टेट्स थे। फर्स्ट अजमेर जो पहले अजमेर मरवाड़ा प्रोविंस था। भोपाल जो पहले प्रिंसली स्टेट था। बिलासपुर ये भी पहले एक प्रिंसली स्टेट था। कुर्ग यह पहले एक प्रोविंस था। फिर दिल्ली हिमाचल प्रदेश,
कच्छ जो पहले कच्छ प्रिंसली स्टेट था, मणिपुर, त्रिपुरा जिनको 1949 के आसपास इंडिया में ज्वाइन किया गया था, एंड लास्ट विंध्य प्रदेश जो पहले सेंट्रल इंडिया एजेंसी के अंतर्गत आता था। उसके बाद पार्ट डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स था, जिसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा एडमिनिस्टर किया जाना था। यहां पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि 1950 में संविधान लागू होने के समय स्टेट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुपिंग हुआ था वह ऐतिहासिक और राजनीतिक आधार पर हुआ था और यह एक टेम्पररी अरेंजमेंट था। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं और उस समय भाषाई आधार पर कई राज्यों में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे और इसीलिए परमानेंट बेसिस पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत थी। इसी संदर्भ में 17 जून 1948 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज एसके धर की अध्यक्षता में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन का गठन किया गया, जिसे हम धर कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या हम लिंग्विस्टिक बेसिस पर भाषाई आधार पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज या डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। 10 दिसंबर 1948 को इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें इनका रिकमेंडेशन था कि स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी प्रशासन चलाने में जिसमें आसानी हो उस आधार पर या फिर हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल बेसिस पर डिवाइड या ऑर्गेनाइज करना चाहिए, न कि भाषाई आधार पर। इसके बाद फिर दिसंबर में ही एक और कमेटी बनाई गई, जेवीपी कमेटी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे और इनका भी उद्देश्य सेम था, क्या हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या विभाजन कर सकते हैं या नहीं। 1 अप्रैल 1949 को इनका रिपोर्ट आया और इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस का पॉइंट रिजेक्ट कर दिया। फिर भी समय समय पर इसके बारे में चर्चाएं होती रही। नाउ गोइंग बैक ऑन द टाइमलाइन, चंदेर नगौर जो आज वेस्ट बंगाल में है, जिसे चंदन नगर कहा जाता है, पहले वह एक फ्रेंच कॉलोनी था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 में वहां फैक्ट्री सेटअप किया था। जून 1948 में एक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कंडक्ट किया गया, जिसमें वहां के रहने वाले 97% लोगों ने इंडिया का पार्ट बनने के लिए वोट किया। फिर मई 1950 में फ्रेंच इंडिया ने भारत को डिफेक्टो कंट्रोल लेने के लिए अलाउ किया। 2 फरवरी 1951 को चंदेर नगौर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बना। उसके बाद 9 जून 1952 को फ्रेंच ने डी ज्यूर ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर दो शब्द आए, डिफेक्टो और डी ज्यूर। डिफेक्टो का मतलब है फैक्ट है, वस्तुतः रियलिटी में है, लेकिन पूरी तरह से कानूनी तौर पर नहीं। और डी ज्यूर मतलब होता है लॉफुल यानी कानूनी। अब भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग देश के कई और हिस्सों से उठ रही थी। मद्रास स्टेट में एक फ्रीडम फाइटर थे, पोट्टी श्रीरामुलु, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ काफी क्लोजली काम किया था। वे तेलुगु लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर अक्टूबर 1952 में भूख हड़ताल पर बैठ गई। 56 दिनों के बाद 15 दिसंबर को उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद मद्रास के कई हिस्सों में राइट्स और वायलेंस शुरू हो गया। तब जाकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 19 दिसंबर 1952 को एक नई तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनाने की घोषणा की। फिर नेक्स्ट ईयर सितंबर में पार्लियामेंट ने आंध्रा स्टेट एक्ट पास किया और 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास स्टेट के तेलुगु भाषा बोली जाने वाली क्षेत्र के 11 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर एक नया राज्य बना, आंध्रा स्टेट। भाषाई आधार पर पहला राज्य बनते ही देश के कई और हिस्सों से इसी तरह की मांग फिर से उठने लगी। तब 22 दिसंबर 1953 को नेहरू जी ने फजल अली की अध्यक्षता में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया, फिर से यही पता लगाने के लिए कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन या डिवीजन सही है या नहीं। इसमें और दो मेंबर्स थे, के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू। इनका काम चल रहा है और इसी बीच 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो एक छोटा सा राज्य था, उसे हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में मर्ज कर दिया गया।
उसके बाद 22 जुलाई को दादरा के मेन पुलिस स्टेशन का कंट्रोल ले लिया गया, जो पहले पोर्तुगीज की टेरिटरी थी। फिर 2 अगस्त को सिलवासा नगर हवेली को भी पोर्तुगीज से ले लिया गया और दोनों को मिलाकर फ्री दादरा एंड नगर हवेली नाम रखा गया। उसके बाद 2 अक्टूबर को चंदेर नगौर, जिसे कुछ साल पहले ही फ्रेंच कॉलोनाइजेशन से आजाद किया गया था, उसे वेस्ट बंगाल स्टेट में इंटीग्रेट कर दिया गया। फिर 1 नवंबर 1954 को फ्रेंच के अंडर और जो भी टेरिटरीज थे, पोंडिचेरी, यनम, माहे और करैकल, इन सभी का डिफेक्टो ट्रांसफर भारत को किया गया। उसके बाद फजल अली के अंडर जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी, 30 सितंबर 1955 को उसका रिपोर्ट भी आ गया। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को एक्सेप्ट किया, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट को रिजेक्ट कर दिया। यानी हर भाषा के लिए एक अलग राज्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती है, ऐसे में तो इंडिया पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी। इनका प्राइमरी कंसिडरेशन यूनिटी ऑफ इंडिया था। इसके अलावा इन्होंने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स का जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था, उसे हटाने और पूरे देश को 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली, मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रीऑर्गेनाइज करने का सुझाव दिया। यूनियन टेरिटरीज को हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित राज्य कहते हैं, यानी जिनका गवर्नेंस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। यूनियन टेरिटरी बनाने के पीछे कई रीजंस हैं। ऐसे क्षेत्र जो छोटे होने के कारण एक राज्य नहीं बन सकते हैं, उनका कल्चर डिफरेंट होने के कारण किसी और राज्य में समाहित नहीं किए जा सकते, या फिर कोई ऐसा एरिया जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखती हो और केंद्र सरकार खुद से गवर्न करना चाहती हो, वैसे एरियाज को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के कई सुझावों को तो अमल किया गया, लेकिन राज्यों की संख्या वाली बात पूरी तरह से नहीं माना गया। सरकार ने जब 1 नवंबर 1956 को लिंग्विस्टिक लाइंस पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लागू किया, तो 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाएगी। स्टेट 1 आंध्र प्रदेश। पहले का जो आंध्रा स्टेट था, उसमें हैदराबाद स्टेट का तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को जोड़ दिया गया। स्टेट 2 असम। इसका बाउंड्री जो पहले था अभी भी वही रखा गया। स्टेट 3 बिहार। इसका साइज थोड़ा कम हो गया क्योंकि कुछ एरिया वेस्ट बंगाल को ट्रांसफर कर दिया गया। स्टेट 4 बॉम्बे स्टेट। इसका जो एग्जिस्टिंग एरिया था उसमें सौराष्ट्र स्टेट और कच्छ स्टेट के कुछ पार्ट्स, मध्य प्रदेश के नागपुर डिवीजन के मराठी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स और हैदराबाद स्टेट का मराठवाड़ा रीजन को ऐड किया गया। इसके अलावा बॉम्बे स्टेट के जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन्हें मैसूर स्टेट को ट्रांसफर किया गया। स्टेट 5 जम्मू एंड कश्मीर। पहले जो बाउंड्री था अभी भी वही रखा गया। स्टेट 6 केरला। केरल बना त्रवणकोर कोचीन स्टेट में मद्रास के मालाबार डिस्ट्रिक्ट और साउथ केनारा डिस्ट्रिक्ट के कासरगोड ताल्लुक को मर्ज करके। इसी के साथ त्रवणकोर के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट को मद्रास स्टेट को ट्रांसफर कर दिया गया। स्टेट 7 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट को मर्ज किया गया और उसका जो मराठी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट था उसे बॉम्बे स्टेट ट्रांसफर कर दिया गया। स्टेट 8 मद्रास स्टेट, जिसका बाद में तमिलनाडु नाम रखा गया। इसके मालाबार डिस्ट्रिक्ट को केरला को दे दिया गया और केरला के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट को मद्रास में ऐड किया गया। इसी के साथ लेकेडिव, मिनिको एंड अमिंडीवी आइलैंड्स को मद्रास से सेपरेट करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसे आज हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। स्टेट 9 मैसूर। इसमें मद्रास, बॉम्बे और हैदराबाद स्टेट के कन्नड़ा स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स और कुर्ग को ऐड किया गया। बाद में इसका नाम कर्नाटका रखा गया। स्टेट 10 ओडिशा। पहले के जैसा ही सेम बाउंड्री रखा गया। स्टेट 11 पंजाब। पहले के पंजाब में पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन को जोड़ दिया गया। स्टेट 12 राजस्थान। इसमें मध्य भारत और बॉम्बे स्टेट के कुछ पार्ट्स और अजमेर को जोड़ा गया। स्टेट 13 उत्तर प्रदेश। पहले के जैसा सेम बाउंड्री रखा गया। स्टेट 14 वेस्ट बंगाल। इसमें बिहार के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट को ऐड किया गया। तो ये सारे 14 स्टेट्स हो गए।
उसके बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में 6 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और लेकेडिव, मिनिकॉय एंड अमिंडीवी आइलैंड्स। इसमें से लेकेडिव एंड मिनिकॉय आइलैंड्स पहले मद्रास स्टेट के मालाबार डिस्ट्रिक्ट और अमिंडीवी आइलैंड्स साउथ केनारा डिस्ट्रिक्ट में थे। अब जब लिंग्विस्टिक बेसिस पर इतने बड़े स्तर पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया तो लाजमी है कि अन्य भाषाओं के लोग भी अलग स्टेट्स की मांग करेंगे। गुजराती और मराठी बोलने वालों के लिए अलग अलग स्टेट बनाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट्स को देखते हुए 1 मई 1960 को बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बॉम्बे स्टेट को गुजरात और महाराष्ट्र स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। महाराष्ट्र बन गया मराठी स्पीकिंग स्टेट और गुजरात गुजराती स्पीकिंग, जो भारत का 15वां राज्य बना। उसके बाद दादरा और नगर हवेली को पोर्तुगीज से फ्री करके जो हमने नाम एज्यूम किया था फ्री दादरा एंड नगर हवेली, उसे 11 अगस्त 1961 को दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके बाद गोवा, दमन एंड दीव जो अन्य पोर्तुगीज कॉलोनीज थे उनको इंडियन आर्मी के ऑपरेशन विजय के अंडर फ्री करके 19 दिसंबर को एक और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसके एक साल बाद 16 अगस्त 1962 को पौंडीचेरी, यनम, माहे और करैकाल को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, पौंडीचेरी। पहले ये चारों फ्रेंच कॉलोनीज थे और 1954 में ही फ्रेंच ने इनका डी फैक्टो ट्रांसफर इंडिया को किया था। अब 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया गया। यह क्षेत्र पहले असम में था। जब यहाँ के ट्राइबल्स ने एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनियन की मांग की तो 1957 में नागा हिल्स ट्वेनसांग एरिया NHTA नाम से इसे पहले एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। बाद में 1 दिसंबर 1963 को फुल स्टेटहुड दिया गया। अब सिख लोग भाषाई आधार पर एक सेपरेट पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की मांग की। इसको देखते हुए सरकार ने 1 नवंबर 1966 को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लागू किया और पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पंजाबी स्पीकिंग स्टेट तो पंजाबी बना रहा, हिंदी स्पीकिंग एरियाज को हरियाणा स्टेट बना दिया गया जो भारत का 17वां राज्य बना। इसके बाद पंजाब के जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स थे उन्हें हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया और चंडीगढ़ को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फिर 14 जनवरी 1969 को मद्रास स्टेट का नाम तमिलनाडु कर दिया गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो अभी तक एक यूनियन टेरिटरी था उसे 25 जनवरी 1971 को एक स्टेट बना दिया गया जो भारत का 18वां राज्य बना। फिर क्या हुआ, 1971 का इंडो पाक वॉर, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक देश बना। इस युद्ध के बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बॉर्डर्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए 21 जनवरी 1972 को नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत मणिपुर और त्रिपुरा को 19वां और 20वां राज्य बनाया गया जो पहले यूनियन टेरिटरीज थे, और असम राज्य के यूनाइटेड खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स एंड गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर एक नया स्टेट बनाया गया, मेघालय, जो भारत का 21वां राज्य बना। साथ ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 2 यूनियन टेरिटरीज भी बनाए गए। अरुणाचल प्रदेश का एरिया पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1 नवंबर 1973 को मैसूर स्टेट का नाम कर्नाटका कर दिया गया और लेकेडिव, मिनिकॉय एंड अमिंडीवी आइलैंड्स का नाम लक्षद्वीप। अब एक और कहानी सामने आती है सिक्किम की। सिक्किम दिसंबर 1950 में इंडिया ज्वाइन तो किया था, लेकिन एज ए स्टेट नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टोरेट की तरह। प्रोटेक्टोरेट को हिंदी में संरक्षित राज्य कहते हैं, यानी किसी राज्य को प्रोटेक्ट करना। इस तरह के राज्य के इंटरनल गवर्नमेंट में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं किया जाता है।
सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, डिप्लोमेसी एंड कम्युनिकेशंस पार्ट वो स्टेट जिस देश के अंडर प्रोटेक्टोरेट है वो मैनेज करती है। सिक्किम भी पहले एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट थी, यानी अभी तक वहां मोनार्की थी। फिर एक रेफरेंडम कंडक्ट किया गया जिसमें 97.5% लोगों ने मोनार्की हटाने और इंडियन यूनियन का अभिन्न हिस्सा बनने के लिए वोट किया। पहले तो इसे एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया, लेकिन जब लोगों ने इसके बारे में आवाज उठाया तो 16 मई 1975 को सिक्किम को एक स्टेट बनाया गया जो भारत का 22वां राज्य बना। उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज थे, 20 फरवरी 1987 को उन्हें भी 23वां और 24वां राज्य बनाया गया। फिर 30 मई को गोवा, दमन एंड दीव जो पहले एक यूनियन टेरिटरी था, उससे गोवा को अलग करके एक स्टेट बनाया गया जो भारत का 25वां राज्य बना और दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी बने रहे। फिर आता है ईयर 2000 जब एक ही महीने में 3 नए स्टेट्स बने। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। फिर 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से उत्तरांचल 27वां राज्य बना और 15 नवंबर 2000 को सदर्न बिहार से अलग होकर झारखंड एक स्टेट बना जो भारत का 28वां राज्य बना। उसके बाद 20 सितंबर 2006 को पोंडिचेरी यूनियन टेरिटरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। फिर 1 नवंबर 2011 को ओडिशा को भी रीनेम करके ओडिशा कर दिया गया। उसके बाद 2 जून 2014 को नॉर्थ वेस्टर्न आंध्र प्रदेश से तेलंगाना स्टेट बनता है जो भारत का 29वां राज्य बना। अब आता है 2019। अभी तक आपने यह तो समझ ही लिया होगा कि प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को किस तरह से इंडिया का पार्ट बनाया गया था। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी मिले थे और उसी आर्टिकल के क्लोज के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिसॉल्व करके उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 31 अक्टूबर 2019 को इफेक्ट में आए। उसके बाद 26 जनवरी 2020 को जो 2 यूनियन टेरिटरीज थे, पहला दमन एंड दीव और दूसरा दादरा एंड नगर हवेली, इन दोनों को अब एक यूनियन टेरिटरी में मर्ज कर दिया गया जिसका नाम है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। कुछ इस तरह 1947 का यह भारत आज कुछ ऐसा बन गया है और अभी इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं।